हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। हमने पहले पार्ट में बीजेपी की कम सीट्स आने के क्या कारण हो सकते हैं इस पे डिस्कशन किया था। ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, जहां हम रीजन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या 10 कारण थे जो बीजेपी पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर पाई। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे भी देख लेना, वरना आप पूरी एनालिसिस को मिस कर देंगे। आपको एक डिस्क्लेमर ये देना चाहेंगे कि हम किसी भी पार्टी के फेवर या अपोजिशन में नहीं बात कर रहे हैं। हमारा मकसद है व्यूअर को अनबायस्ड जानकारी देना। तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। नाउ मूविंग टू रीजन नंबर 6, इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 में इन 6 महीनों की एवरेज इन्फ्लेशन की बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन 7% था। वहीं रुपी भी डॉलर के कंपैरिजन में 7% गिरा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये 7 का आंकड़ा पड़ गया है भारी मोदी सरकार पर। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मोदी गवर्नमेंट फेयर्ड बेटर देन द कांग्रेस इन लास्ट 10 इयर्स। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो डे बाय डे राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, फूड इन्फ्लेशन, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, एलपीजी सिलेंडर के डबल से भी ज्यादा प्राइस। ये तब जब आप क्लीन एनर्जी सोर्स को प्रमोट करना चाहते हो। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस सैलरीड क्लास पे बर्डन। टैक्स लैब में इस साल भी नौकरदार को कोई राहत नहीं मिली। अब बात करते हैं रीजन नंबर 7 की, जो कि है मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अग्निपथ स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स हैं वो 4 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाए जाएंगे। उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इन अग्निवीर को 4 ही साल की सर्विस के बाद नौकरी से हटा दिया जाएगा और वो इस 4 साल के अनुभव के साथ सिविल सोसाइटी में सिविल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस के लिए भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जिनमें से सिर्फ 25% अग्निवीर ही चुने जाएंगे। इसके फायदे बताए जा रहे हैं कि उन्हें 4 साल के लिए देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और उनकी समाज में रेपुटेशन बढ़ेगी। लेकिन एक स्टूडेंट को आर्मी का एग्जाम पास करने के लिए 7-8 साल का समय लगता है और उसके बाद 4 ही साल में वो हो जाएगा बेरोजगार, वो भी अपने प्राइम यूथ में। तो ये कैसा रोजगार हुआ जिसमें लाइफ के 12 साल दिए हैं इंसान ने और हाथ आया कुछ भी नहीं। दिक्कत ये भी है कि इनको किसी प्रकार की पेंशन लागू नहीं की जाएगी, बस एक मुंह पैसा दे दिया जाएगा। वहीं अगर नेता एक दिन के लिए भी एमपी एमएलए बनता है तो उसे जीवन भर के लिए पेंशन मिलती है। ब्रिटिश का तो ये भी कहना है कि आर्मी की पेंशन को खत्म करने के लिए यह स्कीम लाई गई। अब बात करते हैं रीजन नंबर 8 की। यह है बीजेपी के गठबंधन का इशू। आज बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। 240 सीट्स के साथ बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अब डिपेंडेंट रहना होगा अपने गठबंधन पे, जिसमें 2 प्रमुख पार्टीज हैं, तेलुगु देशम पार्टी जो कि चंद्रबाबू नायडू की है और जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार जी की है और पलटू। इन गठबंधनों के साथ बीजेपी का नाता अतीत में तनावपूर्ण रहा है। 2018 में टीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। कारण था आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस सेंटर ने नहीं दिया था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि नायडू ने मोदी जी को एक हार्डकोर टेररिस्ट का दर्जा दे दिया था। 2019 में काफी मशक्कत के बाद टीडीपी एनडीए में जुड़ पाई। 2014 में जेडीयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था, क्योंकि उन्हें मोदी ऐसा पीएम कैंडिडेट नहीं चाहिए था। फिर 2022 में वो एनडीए में वापस आ गए। वहीं फिर वो इंडिया अलायंस में चले गए, पर बाद में अब वो फिर से एनडीए में आ रहे हैं। तो ये आया राम गया राम टाइप का है इनका। वहीं 2023 में एआईएडीएमके ने एनडीए और बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। ऐसे ही अकाली दल ने भी 2020 में बीजेपी के साथ नाता तोड़ दिया और रीजन था फार्म बिल को लेकर। सुखबीर सिंह बादल ने इस पर कहा कि आगे कोई गठबंधन नहीं होगा हमारा बीजेपी के साथ। टीडीपी और जेडीयू हैं किंग मेकर। चलिए अब पता चलेगा हमें कौन बनेगा राजा। अब बात करते हैं रीजन नंबर 9, जो कि है लेस पब्लिक रिलेशन ऑफ बीजेपी एमपी एमएलएज विद द कॉमन मैन। कहने का मतलब है बीजेपी के एमपी एमएलएज का वीवीआईपी कल्चर। ये सिर्फ लाल नीली बत्ती हटाने से नहीं जाता है। एमपी एमएलए कभी भी आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाए।
बीजेपी में काफी बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता के साथ कोई वार्तालाप नहीं है। ये लोग बाहर तभी आते हैं जब चुनाव प्रचार करना होता है। इसका भी काफी गहरा असर पड़ा बीजेपी के वोट शेयर में। अब बात करते हैं आखिरी रीजन, दैट इज रीजन नंबर 10। ये है बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस और प्रोपेगेंडा। बीजेपी को लगा कि वो आराम से जीत जाएंगे। मानता हूं कि हम इंटरनेशनल फ्रंट डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं, बट इकोनॉमी तो हमारी उस स्टेज पे है कि कोई भी सरकार आएगी, अनलेस बहुत ज्यादा करप्ट ना हो, तो हमारे जीडीपी के नंबर ऊपर ही जाएंगे। बट पर कैपिटा इनकम बहुत कम है और गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है। बीजेपी का नारा था ब्लैक मनी खत्म कर देंगे और स्विस बैंक से पैसे आएंगे लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख। जो भी लिस्ट नहीं निकली है स्विस बैंक की जिसमें बीजेपी ने कोई एक्शन लिया हो और जनता के सामने नाम रिलीज किए हो। वहीं करप्शन की बात करते हैं तो ये पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंक अब 93 हो गई है। ये पहले से और अधिक गिर गई। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू, जिसपे अच्छा खासा बवाल हुआ था और देखा गया कि दान पॉलिटिकल पार्टीज और कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज को इसमें लिंक जरूर है। फिर कुछ यूट्यूबर्स ने भी काफी वीडियोस बनाए जिससे वोटर्स काफी इन्फ्लुएंस हुए। लोगों ने देखा कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक आरटीआई, इलेक्शन कमीशन, सिलेक्शन, ये सब डाइल्यूट हो रहे हैं। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस राउट फॉलो होता है, अब डिस्कशन बिल पे कम होते जा रहे हैं और ये सब एडीआर की रिपोर्ट में भी बताया गया है, जिसपे कभी डिटेल में बात करेंगे। तो फिर एंड में सबने अपने अपने हिसाब से वोट किया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ एक पार्टी ही अच्छी है दूसरी बुरी है। अटल जी की स्पीच जरूर दोहराऊंगा कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, बट ये देश रहना चाहिए। तो इस चुनाव के रिजल्ट के लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये बीजेपी की अधूरी जीत है या राहुल का जनता की तरफ से पहला मौका? ये बीजेपी की जीत आज सूनी क्यों लग रही है? या फिर ये जनता ने दिया मौका सबको है? Who will continue from here? ये तो अब काम ही बताएगा। बीजेपी ने इंटरनेशनल फ्रंट, डिफेंस, इन सब में अच्छा यूनानिमस स्टैंड लिया है और वो स्टैंड है फॉर देयर ओन मदरलैंड। अब ये नया भारत है जो अपना पक्ष रखना जानता है, जो अपने हित में काम करना जानता है। और अब वक्त है अपने घर में काम करने का, अपने नौजवानों पे फोकस करने का, जो जगह खाली हैं उनको भरने का और नई जगह वैकेंसीज निकालने का, विमेन को फोकस करने का, जेंडर गैप, इनकम गैप को कम करने का, हमारी बुजुर्ग पॉपुलेशन पे फोकस करने का, उनकी हेल्थ, उनकी पेंशन पे फोकस करने का। इंडिया में रिन्यूएबल सोर्सेस में बहुत पोटेंशियल है। अब ये वक्त है उसको टैप करने का, अपने फार्मर्स को बहुत आगे बढ़ाने का, क्योंकि इसमें देर करी तो बेसिक सामान इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी पार्टी जमीन से जुड़कर काम करती है वो आगे बढ़ती है लॉन्ग टर्म में। देश बदल चुका है इंटरनेशनली, बट अब वक्त है उसे रूट लेवल पे बढ़ाने का, क्योंकि जब तक नींव नहीं मजबूत होगी तब तक बिल्डिंग बड़ी नहीं खड़ी कर सकते। आपका क्या मानना है इसको लेकर? हमारी एनालिसिस दोनों पार्ट की आपको कैसी लगी? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में भी अवेयरनेस फैल सके। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये सिर्फ 0.3% है। कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग वीडियोस लाते रहें। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।